हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारी सेकंड इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। और आगे चलने से पहले मैं कुछ डाउट्स आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग नए हो वीडियो क्लासेस लेने में, आपने पहले भी कभी नहीं लिए। तो एक बार पूरा प्रोसीजर समझा देती हूँ कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, कहाँ से बुक परचेज़, मतलब कौन सी बुक परचेज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी है, इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी होगी, हिंदी मीडियम के लिए कौन सी होगी, क्योंकि बच्चे जो है मिक्स होते हैं इंग्लिश हिंदी मीडियम के, ठीक है। चले, अब मेरी बात सुनिए आप। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बीएससी बीएड पहले वर्ष के लिए, ठीक है। इस तरीके की बुक्स आएगी मैकेनिक्स की, ठीक है, मतलब सभी मिल जाएगी। आप जाओ मन्ने का बड़ पे किसी भी शॉप पे से, ठीक है, आप उससे कह देना फर्स्ट ईयर का इंटीग्रेटेड का कोर्स दे दो हमें और आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। ये CBH की बुक है। CBH आपके लिए बेस्ट है। वैसे तो बहुत सारी मिलती है, काफ़ी सारे पब्लिशर्स की मिलती है, लेकिन CBH की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी CBH ही है। तो आपको लेनी है बुक, आप जाके बोल देना CBH इंग्लिश मीडियम दे दीजिए फर्स्ट ईयर BSc BEd की, ठीक है, तो वो आपको अपने आप दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्या दे रखे हैं, सिलेबस दे रखे हैं, तो ध्यान से देखना। ये नहीं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, हिंदी हो चाहे हिंदी मीडियम की बुक हो चाहे इंग्लिश मीडियम की, सिलेबस इंग्लिश में ही है, पर आपको सिलेबस की हेडेक नहीं लेनी है। मैं हूँ तो सही उसके लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट में कौन से चैप्टर्स हैं, ये आपको थोड़ा पता होना भी चाहिए, ठीक है। अब देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, MSB, PDUS और RRBM यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। समझ में आ गई। तो हम पहले यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में थे, अब नहीं है, अब सेपरेट यूनिवर्सिटी बन गई अलवर की RRBMU, तो ये सिलेबस नहीं है हमारा, ठीक है। इसके बाद है MDS का है, ठीक है, कोटा का है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का है, जोधपुर का, ठीक है। चलें, अब RRBMU का इसमें कोई सेपरेटली, हाँ ये यही तो है RRBMU का। मैं भी देखो RRBMU इसमें लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और RRBMU इनके लिए सेम ही चलता है, ठीक है। तो अपना ये सिलेबस है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। मेरा मतलब ये कहने का कि ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, कोटा और इनमें नहीं आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ इस सिलेबस से मतलब है, ठीक है। अब ऐसे 12th क्लास की तरह नहीं है कि पूरी उसका सब बच्चों का सेम सिलेबस होगा पूरे राजस्थान में, ऐसा नहीं है। अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग सिलेबस होगा, ठीक है। तो आपको मैं पढ़ा रही हूँ फर्स्ट यूनिट फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हम यहाँ से शुरू करेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। समझ में आ रही है बात आपको? पूरा स्कीम क्या होगी एग्जामिनेशन की, 33 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में मैं इसको अलग से समझा देती हूँ, ठीक है। देखो आपका क्या होगा, एग्ज़ाम पेपर जो है वो 3 आवर्स का होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। पास कोर्स का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब आपका जो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इसमें वो होंगे 33 नंबर का पेपर होगा। 33 का फर्स्ट का होगा, 33 का सेकंड का होगा और 34 का थर्ड पेपर होगा, तो 100 मार्क्स का हो गया टोटल, ठीक है। तो मतलब फिजिक्स का पेपर 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें 3 डिवाइड होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। समझ में आ गई? अब इसमें आपका क्या होगा, 3 घंटे में आपके क्वेश्चन जो आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा है ना, उसमें आपके क्या होंगे, 9 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 6 क्वेश्चंस होंगे 9 नंबर के, मतलब इसमें पार्ट्स होंगे अलग अलग ABCDE इस तरीके से 6 पार्ट आपके क्या होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस का टोटल जो होगा वो 9 मार्क्स का होगा। अब इसने ऐसा नहीं कहा कि हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का ही होगा, कम ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन 9 नंबर का होगा पहला क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, 9 नंबर का होगा, क्वेश्चंस कितने होंगे, 6। समझ में आ गई बात? लगभग आधे पेज में इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, तो लगभग 1.5 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, वो कम ज़्यादा भी कर सकते, हो सकता है कोई क्वेश्चन 1 का और बाकी के कोई 2 का दे दे, इस तरीके से 9 बना दे टोटल मिला करके, ठीक है। अच्छा, ये चारों में से किसी भी यूनिट में से पूछ जा सकता है। बेसिकली आपकी 4 यूनिट है, तो इसमें यूनिट का कोई वो नहीं है, चारों यूनिट से मिक्स क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। फिर बचे 4 और क्वेश्चंस। ये चारों क्वेश्चंस आएंगे 4 सेपरेट यूनिट्स में से, जैसे ये आएगा यूनिट सेकंड में से, ये थर्ड में से, ये फोर्थ में से, और ये यूनिट सॉरी हाँ ये फर्स्ट में से, ये सेकंड यूनिट में से, ये थर्ड में से और ये फोर्थ। 4 अलग अलग यूनिट है ना, तो उन चारों में से आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट में से आएंगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। इसमें भी फिर 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए तो कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, समझ में आ गई। लेकिन पार्ट बी में आपको चॉइस मिलेगी, मतलब इसमें और के साथ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसे ही यूनिट सेकंड जो होगी उसमें भी 2 आपको पार्ट मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी,
ठीक है। पार्ट ए आपको कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी, फिर इसमें आपको चॉइस मिलेगी। ऐसे ही आपका थर्ड यूनिट में पार्ट ए पार्ट बी, ऐसे ही फोर्थ में भी पार्ट ए पार्ट बी। बात समझ में आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या होगा, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 9 नंबर के मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपके क्या होंगे, हर यूनिट में से आपको क्या मिलेंगे, 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जिसमें से जो ए पार्ट होगा उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, बी में चॉइस होगी, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन में भी होगी, ठीक है। इसमें हर क्वेश्चन जो होगा आपके कितने नंबर का होगा, 6-6 मार्क्स का, है ना। तो ए पार्ट 3 नंबर का होगा और बी पार्ट भी 3 मार्क्स का होगा। हो गए ना 33 मार्क्स। कितने हो गए, 24 ये हो गए और 9 ये हो गए, 33 मार्क्स हो गए। समझ में आ गई। तो ये पेपर का पैटर्न रहेगा आपका। बात समझ में आ गई। तो आप ऐसे नहीं कर सकते आप कि इस यूनिट में से आधा पढ़ लिया उसमें से आधा नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का सिस्टम नहीं था, लेकिन अब सारे यूनिट से मिक्स क्वेश्चन एक आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं होता, चीज़ें सेटल्ड आती हैं, आप पढ़ना शुरू करो। ये मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसा पेपर आता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप लोगों के ये तो हो गया पेपर का सिस्टम, ठीक है। बाकी फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं और वो सब अपन बाद में देख लेंगे, ज़्यादा लोड मत लो स्टार्टिंग में, लेकिन ये थोड़ा सा पता होना चाहिए इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात, वीडियोज़ का क्या सिस्टम रहेगा वो भी बता देती हूँ। देखो वीडियोज़ में आपके डेली की एक वीडियो डलेगी, आपको देखनी है, समझनी है, सुननी है, ध्यान से नोट्स बनाने हैं, वीडियो से ही बनाने हैं। पहली बात तो जो क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, टेंशन मत लो आप, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम, थ्योरी और जो भी डेरिवेशन होगा पर्टिकुलर, वो सारे मैं पेज पे नोट करूँगी, यहाँ पर सारा समझाऊंगी, सिस्टमेटिकली नोट करूँगी। ऐसा नहीं है कि कोई रफली नोट करूँगी, सिस्टमेटिकली नोट करूँगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और भी मेरी बहुत सी क्लासेस चल रही है, 11th 12th सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब बच्चे इसी तरीके से पढ़ते हैं। आप चाहो तो वो वीडियो जाकर देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी किसी को, ठीक है। पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अब बात वो नहीं रहेगी जो 12th में होती थी, ऊपर से अभी कोरोना की वजह से और हम आप लोगों को उतना जो है सिस्टमेटिकली काम जो है नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, देखो कॉपरेट तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि एक वर्ड में एक को बोल बोल के वीडियो पे लिखवाऊंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के बाकी चीज़ कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, टॉपिक जैसे यूनिट फर्स्ट है, शुरू करनी है वहाँ से, यूनिट फर्स्ट, उसका नाम डालना है फर्स्ट टॉपिक और चलते रखना है जब तक आपकी यूनिट ख़त्म नहीं होती। हर टॉपिक वाइज जैसे क्वेश्चन बनेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं सब बताती चलूँगी, ठीक है। दूसरी बात है ना, डायग्राम बनाना है और ये सब आपको करना है, ठीक है। सब इसमें दिखेगा आपको, ठीक है। इतना मैं कर सकती हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए, जब तक आपकी चीज़ें सेट नहीं हो जाती, ये जो भी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी उसका एक PDF में ग्रुप में सेंड कर दूँगी, व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर दूँगी। बात समझ में आ गई। उससे फिर आप क्या है, थोड़ा सा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती, वीडियो को तो आप पॉज करके रिप्ले करके आगे पीछे करके चीज़ कुछ रह गई है तो वापस से नोट भी कर सकते हो। फिर भी मुझे जहाँ ज़रूरत लगेगी जिस टॉपिक में, उसका PDF में सेंड कर दूँगी। जहाँ थ्योरी ज़्यादा होगी या जहाँ प्रॉब्लम आप मेरे को लगेगा कि आपको हो सकती है, वहाँ सेंड कर दूँगी। बाकी आपको नोट्स बनाने हैं वीडियो को देख कर ही, क्लियर है, ठीक है। हर उसकी, मान लो कोई बच्चा जल्दी शुरू नहीं कर रहा है, लेट शुरू किया है उसने वीडियो देखना, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में हर क्लास की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। फर्स्ट ईयर की अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, 11th की अलग, 12th की अलग, सबकी सेपरेट बन रही है। आप जिस भी क्लास से रिलेटेड हो उसकी प्लेलिस्ट ओपन करो और स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखो, बीच में से मत कूदना, समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। हो गए डाउट्स क्लियर। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ यूट्यूब पे और वहाँ कमेंट करो, उसका फिर मैं रिप्लाई करूँगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो अब हम कल पढ़ रहे थे मोशन में हमने देखा पार्टिकल कब स्टेबल होगा, कब मूवमेंट में होगा, ठीक है। हम लोगों को अब आगे का कॉन्सेप्ट देखना है जो बेसिक ही है, आपका 12th क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। अब सुनो आप मेरी बात। सबसे पहले तो आप ये मैंने कल बताया था कि रिलेटिविटी क्या होती है ना, किसी भी चीज़ का एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना, वो रिलेटिविटी कहलाती है, ठीक है। तो जो भी हमने दो चीज़ें पढ़ी मुक्ता, एक तो पढ़ा विरामावस्था, एक गत्यावस्था, यानी कि एक मोशन में पढ़ा मोशन स्टेट, और एक कौन सी पढ़ी हमने, स्टेबल स्टेट। वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब एक की जो गति होती है वो दूसरे के सापेक्ष देखी जाती है। जैसे मैंने प्लेटफॉर्म और ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने सूरज और पृथ्वी का एग्जाम्पल दिया, समझ में आ गई। अब आप सबसे पहले लिखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वैसे तो आप
पढ़ते आए हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा है, कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसमें आप क्या करते हो, आपने 8th क्लास से तो आई थिंक ग्राफ वगैरह बना रहे होगे। आपने क्या करते हो, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और जेड भी हम लोग बनाते हैं जो कि इस तरीके से शो करते हैं। वो होता कैसे, एक्स ऐसे होता है, वाई परपेंडिकुलर होता है और जेड भी इसके परपेंडिकुलर। ये पेन की डायरेक्शन दिख रही है, मतलब बिल्कुल इस पेज के परपेंडिकुलर, पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होता है। पर क्योंकि पेज 2D है ना, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हम 3D शो कर रहे हैं, तो वो हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको तिरछा दिखाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। नाम बदल सकते हो आप, इसको x लिख सकते हो, इसको y, इसको z, या इसको y लिख सकते हो, इसको x, इसको z, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहा, लेकिन ये होता z ऐसे है, पर अब ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं शो कर सकते, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, जैसे आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ते हो, तो ये x है, तो ये y है, तो ये z होता है, परपेंडिकुलर होते हैं तीनों एक दूसरे के, पता होगा, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ेंगे अपन फर्स्ट ईयर में। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप और अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी? देखो, मेरे पास अगर ये बिंदु है, ये पॉइंट है, कंसिडर करो आप, मुझे इसकी पोजीशन समझानी है, मुझे बताओगे इसकी पोजीशन कहाँ है, तो आप कैसे बताओगे? आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही तो खींचोगे, फिर देखोगे कि एक्स एक्सिस ये है, ये वाई है, तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है, वाई से इसकी डिस्टेंस क्या है, फिर आप इसके कोऑर्डिनेट्स शो करोगे अगर एक्स और वाई शो कर रहे हो तो, है ना। फिर आप कहोगे कि मैम इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये है, ये एक्स एक्सिस से तो इतनी डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पे है, तो आप पोजीशन बता दोगे। तो मैथमेटिकली किसी पार्टिकल की पोजीशन को शो करने के लिए जिस सिस्टम की मुझे ज़रूरत पड़ती है वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गई बात? समझ में आई मेरी? तो पोजीशन को दिखाने के लिए, ठीक है, अगर मुझे किसी पार्टिकल की पोजीशन किसी के सापेक्ष शो करनी है, तो उस पोजीशन को शो करने के लिए मैं जिस सिस्टम का यूज़ करूँगी वो क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गई बात आपको? ये इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र। बात समझ में आ गई? तो मोटिव क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दिखाने का? पार्टिकल की पोजीशन को शो करना। समझ में आ गई? ऐसे तो थ्योरेटिकली तो मैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बता सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ मेरे हाथ में ये पेन है, ये पोजीशन है, लेकिन मुझे उसको शो करना है मैथमेटिकली। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को? हम इस तरीके से कहेंगे, टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट to represent the position of any particle or object with respect to any system is called frame of reference, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्देश तंत्र, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनी सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप और इसमें ऐड कर सकते हो द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनी सिस्टम, यानी कि किसी निकाय या पिंड के सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला जो प्रक्रिया है वो किसको बताती है? निर्देश तंत्र को। बात समझ में आ गई? अब जो निर्देश तंत्र है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा हम अभी तक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही पढ़ते आए हैं और पूरी फर्स्ट ईयर में कार्टेशियन ही पढ़ेंगे, यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र ही पढ़ेंगे। तो हमेशा जिस भी सिस्टम में आप पार्टिकल की पोजीशन को शो कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? आसानी से समझाने वाला होना चाहिए, एग्रीएबल, मतलब सभी के द्वारा सहमत होना चाहिए। अब अगर आप इंडिया में हो तो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के यही आपको प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी, किसी और देश में जाओगे तो भाई वो वहाँ पे भी यही बताई जाएंगी। तो ये हर जगह पर एक ही चीज़ होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? मतलब एक पर्टिकुलर फ्रेम की सारी प्रॉपर्टीज़ वही होनी चाहिए जो सभी उस पर एग्री हो, सभी उस पर क्या हो? सहमत हो, और जो ईजीली व्यक्त किया जा सके, ईजीली रिप्रेजेंट किया जा सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन में। इन कार्टेशियन की ही बात करूंगी, कार्टेशियन फ्रेम, ठीक है।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, FOR से मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। दो तरीके के होते हैं कार्य निर्देशांक पद्धति में जो निर्देश तंत्र होते हैं। नंबर एक होता है लेफ्ट हैंडेड, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वामावर्ती, और नंबर 2 होता है राइट हैंडेड, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्ती। अब लेफ्ट हैंडेड कौन सा होता है, राइट हैंडेड कौन सा होता है, आप सोचोगे हमने तो एक ही पढ़ा है अब तक, ऐसे ही होते हैं भाई, दो होते हैं। एक होता है इस तरीके से, दिस इज लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें आप XYZ कोई से भी शो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है राइट हैंडेड, जो आप यूज़ ही करते हो, आप सभी जानते हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये कौन सा है, लेफ्ट हैंडेड, और ये कौन सा है, राइट हैंडेड। बात समझ में आ रही है। लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सही है, राइट भी सही है, लेकिन जनरली क्या यही यूज़ करते हैं हम, तो इसको तो हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को शो करना, रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, समझ में आ रही है। लेकिन जो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें लेफ्ट हैंडेड के कंपैरिजन में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना कंपैरेटिवली इजी होता है, कंपैरेटिवली लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इजी होता है। इसलिए जो जनरली यूज्ड जो होता है वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है। बाकी गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, दो टाइप होते हैं, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आती है बात कि पार्टिकल की पोजीशन को कैसे कैसे शो किया जाता है। पार्टिकल की पोजीशन को शो करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट, पीछे कर देती हूँ, है ना। तो ये आपका पूरा नोट करने का सिस्टम हो गया, पूरा आप डिफाइन करोगे, टाइप लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ऐसे रखना है आपको, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। चलो, अब दो तरीके होते हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर two types to represent position of any particle, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट, यानी कि स्थिति सदिश द्वारा, पढ़ा हुआ होगा ये तो, है ना। नंबर 2 बाय कोऑर्डिनेट्स, यानी निर्देशांकों द्वारा, ठीक है। पोजीशन कोऑर्डिनेट यानी कि स्थिति सदिश द्वारा, कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांकों द्वारा। हमें पता है कि मुझे किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अगर शो करनी है तो अभी बताया था, जैसे मैं उसके क्या लगा दूंगी, कोऑर्डिनेट्स बना दूंगी, XYZ, 3D है तो 3 बना दूंगी, और अगर 2D है तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, समझ में आ रही है। दूसरा तरीका क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट। अब पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट, बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट, और यू कैन से बाय पोजीशन वेक्टर, बाय पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश द्वारा। स्थिति सदिश क्या होता है, ये मूल बिंदु है जिसको आप ओरिजिन कहते हो, ये x है, ये y है और ये z है, ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, XYZ। अभी मुझे कोऑर्डिनेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यूँ समझ लो, क्योंकि मैं सेकंड उसमें बताऊंगी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताने वाला जो सदिश होता है वो उसका स्थिति सदिश होता है, हम जानते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि वो वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन को मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करे वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो एक तो तरीका है पार्टिकल की पोजीशन दिखाने का पोजीशन वेक्टर से, OP, जिसकी डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन यानी कि ओरिजिन से कहाँ होगी, पॉइंट तक, उस पार्टिकल की पोजीशन तक। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे ये जो OP वेक्टर है, दिस रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, मतलब ये पहला तरीका है किसी भी पार्टिकल की स्थिति को व्यक्त करने का। कौन सा तरीका है, पोजीशन वेक्टर से या स्थिति सदिश से। बात समझ में आ गई। इसको हम डिफाइन करेंगे कल और कोऑर्डिनेट्स को भी समझेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा तरीका तो सिंपली आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट से शो करता है, इसको नोट करेंगे अपन कल। तो आपको तरीका समझ में आया, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।